जो मेन डायमेंशन है वो स्टार्ट होता है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के अंदर मार्क्स इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो भी हिस्ट्री है, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटीज़ के रिलेटेड हो, जो भी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ हैं, चाहे उनमें बदलाव आना हो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? क्लास स्ट्रगल की वजह से होती हैं। ये आपको यहाँ पे लाइन समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम 6 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, जैसे हिस्ट्री मूव करती जाती है, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मार्क्स स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरितो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज आर द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो मतलब जो कि जितनी भी हिस्ट्री हमें देखने को मिली है, एवोल्यूशन जो ह्यूमन सोसाइटीज का हुआ है, वो हमें सिर्फ क्लास स्ट्रगल की वजह से ही देखने को मिला है। मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री मूव इन ए डायलेक्टिकल मैनर। तो मार्क्स इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो हिस्ट्री है वो डायलेक्टिकल मैनर में मूव करती है। डायलेक्टिकल मैनर या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने आपको समझाया था कि पहले क्या होता है कि एक आइडिया आता है, फिर उसके बाद एंटी आइडिया आता है जिसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं, आइडिया को थीसिस बोलते हैं। देन उन दोनों को जो उसमें से कुछ अडेप्टेशन करके और कुछ चेंजेस करके उसमें से नेगेटिव्स को रिमूव करके एक सिंथेसिस बनता है। देन उसके बाद फिर उसके जो सिंथेसिस है वो आइडिया बन जाता है। देन उसके अगेंस्ट में एक एंटी आइडिया आता है जिसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं, एंड फिर एक सिंथेसिस बनता है। तो इसी कारण से जो हिस्ट्री है वो मूव करती रहती है डायलेक्टिकल मैनर में। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इट मूव थ्रू कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में। मैंने आपको समझाया था कि जो थीसिस है, वहाँ पे अगर आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करते हो तो वहाँ पे ह्यूमन जो थे उनके पास लेस डेवलप्ड टूल्स थे, लेकिन जब एंटीथीसिस आता है, मतलब उनके एंटी आइडिया आता है, तो वो लोग थे जिनके पास जो ज़्यादा डेवलप टूल्स आ चुके थे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग चुके थे, एंड वो न्यू सिस्टम की डिमांड करते थे। एंड उस बीच में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड तब जाके एक न्यू सिस्टम एस्टेब्लिश होगा। इट मीन्स दैट द फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट लाई इन द बेस ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के बेस में लाई करता है, दैट इज द इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके रखता है, उनमें जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। The most important reason for the making history is contradictory among the marks given the following stages of history। तो मतलब कि वो फॉलोइंग हिस्ट्री मतलब कि इस स्टेजेस के साथ वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से मूव करती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म की मैं बात करूं, ये जो नोट्स हैं ये थोड़े मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने ऐड कर दिए। अगर आप वहाँ से इसको स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर लेना। तो यहाँ से मैंने ये मार्क्स की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को ऐड किया है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हमने स्टडी कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, एंड जो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। लेकिन हम थोड़ा मोटा मोटा कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने लिखा है उसको भी देख लेंगे, लास्ट में जो नोट्स हैं उनको भी समझ लेंगे। ये जो नोट्स हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड कोई भी क्लास कॉन्ट्रडिक्शन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर। जो हिस्ट्री है वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, मतलब कि हिस्ट्री जो है वो चेंज होती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती है, एंड जब तक कि वो अपने स्टेज ऑफ परफेक्शन को अचीव ना कर ले। एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो स्टेज ऑफ परफेक्शन है वो कम्युनिज्म है। इन ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगन टू लिव अ स्टेशनरी लाइफ, एग्रीकल्चर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो क्या हो रहा था कि जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे हमें स्टेशनरी लाइफ देखने को मिल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुई, या एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई, देन तब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। एंड सिंस टाइम हमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस होती हुई देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव तो मतलब कि जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो शुरू हो गया। बिगिन का मतलब शुरू हो गया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग सारे इक्वल हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी है, इक्वलिटी प्रिवेल करती है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने आपको समझाया था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है वो लेस डेवलप टूल्स हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, प्रॉपर्टी भी कम है, वेल्थ भी कम है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो मेहनती लोग थे, जो हार्डवर्किंग लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक बेटर टूल्स, एक एडवांस टूल्स जो है वो अपने बना लिए, चाहे वो खेतीबाड़ी को लेके हों, चाहे वो किसी और चीज़ को लेके हों, एंड उनके पास जो है वो ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गई, एंड ज़्यादा उनके पास जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हो गया, एंड उसकी वजह से उनके पास वेल्थ जो है वो ज़्यादा होने लगी। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद एक न्यू सोसाइटी इमर्ज हो जाएगी, एक न्यू सिस्टम इमर्ज हो जाएगा। वो सिस्टम होगा मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी, यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी, जहाँ पे
प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी एंड यहाँ पे जो क्लासेस होंगी, सोसाइटी होंगी, वो दो क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी, मास्टर और स्लेव। तो मास्टर वो लोग होंगे जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है एंड स्लेव वो लोग होंगे जिनके पास वेल्थ कम है और वो मास्टर के अंडर काम करते हैं। एंड इनइक्वलिटी आल्सो बिगन इन फैमिली, तो फैमिली के अंदर भी हमें यहाँ पे इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था वहाँ पे कोई फैमिली जैसा कंसेप्ट नहीं था, सभी जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ रह सकते थे, वहाँ पे कोई सेक्सुअल डिवीजन वो नहीं था, ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम थी। एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर वाज बेस्ड ऑन द सेक्सेस वेयर द मैन सब्जुगेटेड वुमेन, तो जो फर्स्ट डिवीजन है लेबर की वो सेक्सेस के बेस के ऊपर हुई, जहाँ पे मैन जो है वो वुमेन्स को सब्जुगेट करना शुरू कर देते हैं। सब्जुगेट का मतलब यह है कि जो मैन है वो वुमेन के ऊपर अपना जो है वो एज अ राइट अपना एज अ प्रॉपर्टी समझने शुरू कर देते हैं और वो फ्रीडम जो है वो वुमेन्स की उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड रिप्रेजेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक बाय द स्ट्रॉन्ग, तो जो मार्क्स का फैमिली का कंसेप्ट है, जो पैराडिगम है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो स्ट्रॉन्ग के द्वारा हो रही है वीक की, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल लेबर और वर्सेस मैनुअल लेबर। तो मतलब कि वो लोग जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो कि ज्यादा वेल्थ को ओन करते हैं, एंड वर्सेस जो मैनुअल लेबर जो कि हमारे जैसे लेबरर हैं, जैसे कि वहाँ पे वो उनके फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। एक तरीके की ये भी डिवीजन हमें देखने को मिलती है। दोज हु ओन द प्रॉपर्टी फोर्स अदर लेबर फॉर देम, ठीक है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं वो बाकी लोगों को फोर्स करते हैं कि आप हमारे लिए जो है वो काम करो। एंड दे एंजॉय द फ्रीडम एंड लग्जरी, जो जिनके पास इंटेलेक्चुअल लेबर है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास वेल्थ है, वो फ्रीडम एंड लग्जरी को एंजॉय करते हैं। मास्टर ये चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो हमेशा रहे, लेकिन Hence they establish the intellectual activities as a superior, और वो इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं, वो इस चीज को लोगों के बीच में थोप देते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं वो मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू द मैनुअल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो सोचने का काम कर रहा है, जो बाकी लोगों को अपने फील्ड्स में काम करवा रहा है, वो बंदा जो है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू वो लोग जो उसके खेतों में काम कर रहे हैं, जिनको हमने मैनुअल एक्टिविटीज के साथ डिनोट किया है। दे एस्टेब्लिश दैट आइडिया इज सुपीरियर टू मैटर, द सिस्टम ऑफ एक्सप्लोरेशन केम टू बी लेजिटिमाइज। तो वही कहते हैं कि जो आइडिया है वो सुपीरियर है मैटर से, ठीक है, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, उसके पास आइडिया है, तो वो ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू मैटर, मतलब कि जो रियलिटी है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनसे वो सुपीरियर है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सप्लोटेशन है उसको लेजिटिमाइज कर दिया, मतलब कि उसको लीगल ठहरा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब इनके बीच में जो है वो एक रेवोल्यूशन होगा, एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर एक न्यू सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा, फ्यूडल स्टेट यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, कॉन्फ्लिक्ट दोनों क्लासेस के बीच में होगा, मतलब कि जो मास्टर एंड स्लेव हैं, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, जो मैनुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कि इन्फीरियर लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। देन न्यू सिस्टम जो है वो इमर्ज हो जाएगा, फ्यूडल स्टेट यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी। फ्यूडल स्टेट में जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ्स देखने को मिलेंगे। तो सर्फ्स वही लोग हैं जो पीजेंट्स लोग हैं, जो वर्कर्स लोग हैं, एंड जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वही जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो फैक्ट्रीज को ओन करके रखते हैं। लेकिन अभी फैक्ट्री जो है वो कैपिटलिज्म में आएगा, ठीक है। तो सम प्रोसेस टेक प्लेस, न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एंड क्लास जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस गिविंग द राइज टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक न्यू स्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ के बीच में एक न्यू सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा, एंड कैपिटलिस्ट स्टेज यहाँ पे आ जाएगी, कैपिटलिस्ट स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लासेस होंगी इस स्टेज के अंदर, एक होगी बुर्जुआ क्लास जो कि कैपिटलिस्ट क्लास होगी, एंड जो वर्कर क्लास होगी उनको हमने प्रोलेटेड कहा है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, एंड सिमिलर प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री टेक प्लेस एंड द सोसाइटी मूव इन नेक्स्ट स्टेज। और वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे पहले हुआ बाकी स्टेजेस के अंदर, और इसी तरीके से जो हिस्ट्री है वो मूव करती जाएगी। अब क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब स्टेट ऑफ सोशलिज्म यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कैपिटलिज्म वाज एन इनहेरिट कॉन्ट्राडिक्शन। तो कैपिटलिज्म हैज इन इट्स इनहेरिट कॉन्ट्राडिक्शन, कैपिटलिज्म के अंदर भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्कर्स हु वर एक्सप्लॉइट इन दिस सिस्टम विल गो फॉर रेवोल्यूशन। तो मतलब कि जो वर्कर्स हैं इस सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो रेवोल्यूशन करने चले जाएंगे, एंड वो एक सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर देंगे। इन दिस स्टेज मीन्स आर ओन्ड बाय द वर्किंग क्लास, दिस स्टेट डिनोट द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेड। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो मीन्स होंगे, जो फैक्ट्रीज होंगी, उनको वर्किंग क्लास के द्वारा अपने अंडर रखा जाएगा, ओन किया जाएगा, एंड इस स्टेज को डिनोट किया है मार्क्स ने एज अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेड। तो पहले क्या चल रहा था
डिक्टेटरशिप चल रही थी बुर्जुआ क्लास की, लेकिन अब जो है वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग क्लास के अंडर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट देखने को मिलेगा। प्रोलेटेरिएट मतलब जो वर्किंग क्लास है। एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट विल वर्क टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिज्म। और ये जो लोग होंगे, ये जो डिक्टेटरशिप होगी प्रोलेटेरिएट की, मतलब कि जितना भी ओनरशिप है वो वर्किंग क्लास के हाथ में आ जाएगा और वो इस चीज के लिए काम करना शुरू कर देंगे ताकि एक कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए, वेयर द ओनरशिप होगी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वो सोसाइटी के हाथ में होगी, मतलब कि सभी लोगों के हाथ में होगी। तो अब क्या होगा कि फाइनल स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ कम्युनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी स्टेट नहीं होगी, क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी। तो पढ़ते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रॉपर्टी ओन बाय द कम्युनिटी। ओके, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे और जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाएगी, मतलब लोगों के द्वारा ओन की जाएगी। क्लासेस जो होंगी वो चली जाएंगी, मतलब कि क्लास यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रडिक्शन जो होगा अलग अलग क्लासेस के बीच में वो वैनिश हो जाएगी, क्योंकि क्लास ही नहीं रहेगी तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रहेगा। एंड स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन and it always serve the interest of the dominant classes and only मतलब only classes vanish, the state is no more required। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्टेट है वो क्लास इंस्टीट्यूशन है और वो सर्व करती है उन लोगों के इंटरेस्ट को जो कि डोमिनेंट क्लासेस है। लेकिन जब क्लासेस ही वैनिश हो जाएगी तो उस समय हमें स्टेट की कोई जरूरत नहीं होगी। तो समझ आ गया कि जो स्टेट है वो क्लास इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब कि क्लास को जो एक पर्टिकुलर क्लास है जो डोमिनेंट क्लास है उसके इंटरेस्ट को सर्व करती है। लेकिन जब क्लासेस ही नहीं रहेंगी तब जो है स्टेट वैनिश हो जाएगी और उसकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी। एंड दिस स्टेज वेयर द स्टेट विल विदर अवे एंड दिस इज नोन एज द कम्युनिज्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेट है वो चली जाएगी, विदर अवे हो जाएगी, एंड इसको जो है वो कम्युनिज्म कहा है। एंड हिंस देयर इज एन एंड ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें एंड हो जाएगा हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। मार्क्स बिलीव दैट एवरी एपोक ऑफ द आइडिया इज द रूलिंग क्लास हैव बीन द रूलिंग आइडिया। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो रूलिंग क्लास है उनके जो आइडियाज हैं वो सभी लोगों के बीच में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं या पुट कर दिए जाते हैं, एंड उसी वजह से जो है वो रूल करना शुरू कर देते हैं। इसको समझो कि इट मीन्स दैट आइडियोलॉजी प्रमोट द स्टेटस को। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है जो कि स्टेटस को प्रमोट करती है। स्टेटस को का मतलब कि एक ऐसा स्टेटस जो कि बना रहे, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। तो कैपिटलिस्ट को लोग क्या चाहते हैं कि एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाएं, ऐसी आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करें जिससे उनका जो स्टेटस को है, जो उनका स्टेटस है, जो उनका पोजीशन है वो बनी रहे। एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड द फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, और वो इस चीज को भी प्रमोट करते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो लेजिटिमेट है, मतलब कि लीगल है, एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस लोगों के बीच में डेवलप करते हैं। तो ट्रू कॉन्शियसनेस हम समझेंगे, लेकिन फॉल्स कॉन्शियसनेस भी अब आप इसको थोड़ा सा रहने दो, बाद में इसको समझते हैं। फिलोसोफर मेड आइडिया इक्विवेलेंट टू द गॉड एंड आइडियोलॉजी वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ रिलीजन। आइडियोलॉजी बिकम अ सेकुलर रिलीजन। आइडियोलॉजी वाज एज अ रिलीजन डिचार्ज मैन फ्रॉम द रियलिटी बिफोर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ रिलीजन हाउ ग्रेटर देन आइडियोलॉजी। मार्क्स डिस्क्राइब रिलीजन एज ओपियम ऑफ मासेस। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो मार्क्स हैं वो रिलीजन को एज ओपियम ऑफ मासेस कहते हैं, मतलब कि ये जो रिलीजन है लोगों को अनकॉन्शियस बना देता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस लोगों को देता है, ठीक है। तो रिलीजन के वो सख्त खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनको इस चीज के साथ लेजिटिमाइज कर दिया जाता है, इस चीज के आइडियाज के साथ लेजिटिमाइज कर दिया जाता है कि जो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये आपके पिछले जन्मों की कर्म है, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, दैट्स वाई आप इस जन्म में जो है वो इतना अत्याचार सह रहे हैं। तो ये किस तरीके से कन्विंस किया जाता है, रिलीजन के जरिए कन्विंस किया जाता है। एंड दैट्स वाई मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि जो रिलीजन है वो ओपियम है, वो एक नशा है फॉर द मासेस के लिए, मतलब कि लोगों के लिए। फॉर मार्क्स ये कहते हैं कि इंसान ने गॉड को क्रिएट किया है, ना कि गॉड ने इंसान को क्रिएट किया है। समझो इस बात को कि इंसान ने गॉड को क्रिएट किया है, ना कि गॉड ने इंसान को क्रिएट किया है। The base and the superstructure model show that religion and ideology are not autonomous, they are a reflection of the economic structure। तो यहाँ पे जो ये चीज है ये उस चीज के अंदर आता है जहाँ पे वो थ्योरी ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं मार्क्स। तो ये आपकी एग्जाम के अंदर मतलब कि सिलेबस के अंदर नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, एंड इसको हम नोट्स के अंदर थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है, क्वेश्चन का एंड यहाँ पे हो जाता है, लेकिन हम फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे, हमारी जो नोट्स हैं वहाँ पे क्या कहा गया है। तो मार्क्स की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स इस चीज की बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब कि टोटल चेंज, कंप्लीट चेंज, उसको वो रेवोल्यूशन कहते हैं।
जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी के अंदर उसको एक न्यू ऑर्डर के साथ रिप्लेस किया जाए। टोटल और कंप्लीट चेंज या वायलेंट चेंज दैट इज द नोन एज रेवोल्यूशन। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा, मतलब कि जो कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था उस समय, उस चीज को वो उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और एक न्यू ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग ये चीज जो होगी वो रेवोल्यूशन होगी। When one mode of production, existing economic arrangement is being replaced by another mode of production that is known as revolution। जैसे वो एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसको मास्टर एंड स्लेव के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। एंड उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आ गई। फ्यूडल सोसाइटी के बाद हमें कैपिटलिज्म देखने को मिला। कैपिटलिज्म देखने के बाद हमें सोशलिज्म देखने को मिला। लास्ट में हमें जो एंड ऑफ हिस्ट्री है वहां पे हमें कम्युनिज्म देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने जैसे 6 स्टेजेस समझी थी ना, ये आगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द 6th स्टेज। तो फॉर मार्क्स रेवोल्यूशन जो है वो ऑलवेज वायलेंट होता है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, मतलब कि जो इस सिस्टम के अंदर जिनको प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि हमें जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए, जो हमारी जो पोजीशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, या जो सिस्टम चल रहा है इसको किसी और सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। ये वो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी हैं वो ये नहीं चाहते हैं। देयरफॉर जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी हैं वो इस चीज को रेजिस्ट करेंगे एंड इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज का मतलब कि अगर आप कैपिटलिज्म की एग्जांपल लेते हो तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज मतलब कि जो लोग फैक्ट्रीज को ओन करके रखे हुए हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो इस चीज को रेसिस्ट करेंगे कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो वर्किंग क्लास होंगे वो चेंज चाहते हैं। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर हमने समझा कि डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म आता है और थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल आता है। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समझ लिया था। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल हमने ऊपर समझ लिया है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में, जैसे जिसके अंदर हमने 6 स्टेजेस को समझा, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स के अंदर यहाँ पे भी समझ सकते हो। वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी दे रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल थ्योरी सोसाइटीज हैज बीन हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। तो मतलब कि जो हिस्ट्री है वो मूव करती है बाय द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो मतलब कि हमें जितनी भी सोसाइटीज के अंदर जो चेंजेस देखने को मिली हैं वो हमें क्लास स्ट्रगल की वजह से ही देखने को मिली है। हिस्ट्री जो है वो डायलैक्टिकल मैनर में मूव करती है। पहले आइडिया होता है, फिर एंटी आइडिया आता है जिसको हम काउंटर आइडिया बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं, देन एक न्यू आइडिया इमर्ज होता है जो कि सिंथेसिस होता है। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल पार्ट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होना ही हर एक सिस्टम को जब न्यू सिस्टम होगा, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने में कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर जाके एक न्यू सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। लाइज एट द इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी के अंदर लाई करेगा। एंड इकोनॉमिक बेस वो लोग हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को। तो ये आगे जैसे इस डायग्राम के साथ आप समझ सकते हो कि जो इकोनॉमिक बेस है, यहाँ पे कौन लोग हैं जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखे हैं वो लोग इकोनॉमिक बेस के अंदर आते हैं। सुपर स्ट्रक्चर वो लोग हैं जो कि जैसे हमारी जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर होगा, जो ऑर्गन्स हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। एंड मार्क्स का ये कहना है कि जो लोग बेस को कंट्रोल करते हैं वही सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। तो बस इतना जान लो, बाद में हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे अगर अलग एक सेपरेट थ्योरी आ गई, थ्योरी ऑफ जो इकोनॉमिक बेस है। तो यहाँ से जो हमारा वेरियस स्टेजेस है वो हिस्ट्री के अंदर शुरू होती है। पहली जो है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे सिंपल टूल्स होंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे लोग। एगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, मतलब कोई भी जहाँ पे क्लासेस नहीं हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन जब सिंपल टूल से लोगों के पास एडवांस टूल आ जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एंड जो हार्ड वर्किंग मैन होंगे वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे प्रॉपर्टी को। एंड वो चाहेंगे कि हमें दे वांट रेडिकली आफ्टर फंडामेंटल्स ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब कि वो चाहते हैं कि इसको फिर से रीअरेंज किया जाए। एंड फिर इसके बीच में कुछ लोग होंगे जो कि एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज होंगे, वो इस चीज़ को नहीं चाहेंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो चेंज हो। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हो जाएगा एंड एक न्यू सिस्टम इमर्ज हो जाएगा मास्टर स्लेव सोसाइटी का, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जो फैमिली जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जो मैनुअल वर्क होगा वो इंफीरियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल वर्क। मैंने आपको समझा दिया है। सेक्सुअलिटी जो फीमेल की होगी वो रिस्ट्रिक्ट की जाएगी एंड जो एक्सप्लोरेशन होगा वो लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा कैपिटलिस्ट के द्वारा या मास्टर्स के द्वारा। उसके बाद सेकंड पेज के अंदर हम चले तो एक न्यू सिस्टम डेवलप होगा जब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक बड़ी रेवोल्यूशन होगा मास्टर और स्लेव के बीच में। तो फ्यूडल शर्फ वाली सोसाइटी जो है इमर्ज हो जाएगी। फ्यूडल वो लोग हैं जो कि ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड को ओन करते हैं, जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। एंड शर्फ वो लोग हैं जो कि उस लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको हम
सर्ब्स बोलते हैं। तो इनका सिस्टम जो है इमर्ज हो जाएगा। फिर जब इनका एक्सप्लोइटेशन होगा तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेवोल्यूशन होगा, एक न्यू स्टेज आ जाएगी जो कि होगी हमारी कैपिटलिस्ट स्टेज। इसके अंदर क्या होगा कि एक ऐसा इकोनॉमिक अरेंजमेंट है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जहाँ इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, जहाँ पे जो फैक्ट्री सिस्टम है वो कंट्रोल किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा, जो कि बुर्जुआ क्लास है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो एक ऐसा इकोनॉमिक अरेंजमेंट जहाँ पे इकोनॉमिक अरेंजमेंट, जहाँ एक ऐसा प्रोडक्शन अरेंजमेंट जहाँ पे जो फैक्ट्री सिस्टम है वो कंट्रोल किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा। एंड वर्कर्स हु वर्क इन देयर फैक्ट्रीज वो होंगे प्रोलेटेट्स, उनको प्रोलेटेट कहा जाएगा कि जो वर्कर्स उन फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं वो प्रोलेटेट होंगे। एंड इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट है दोनों क्लासेस का वो एंटागोनिस्ट होगा, मतलब एक दूसरे के खिलाफ होगा। एंड इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होना नेसेसरी है वो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वर्कर्स का। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट देयर इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड, देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट बिकम इनएविटेबल। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होके रहेगा, इनएविटेबल का मतलब होके रहेगा। फिर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेज ऑफ सोशलिज्म आ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसमें भी इनएविटेबल होगा, क्योंकि ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ कि ड्यू टू देयर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी वर्कर्स वुड बी एबल टू ओवरवेलम कैपिटलिस्ट। तो मतलब कि जो वर्कर हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, वो जो वर्कर्स थे वो काउंटिंग में ज्यादा थे एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, उन दोनों के ऊपर जो है वो मतलब कि उन कैपिटलिस्ट के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल जमा देंगे और अपना एक डिक्टेटरशिप जो है वो शुरू कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेट जो है वो इमर्ज हो जाएगी। जो ओनरशिप होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की उसको वर्कर्स के हाथ में चली जाएगी, वर्कर्स उसको कंट्रोल करके रखेंगे। एंड देयर विल बी इंटरवीनिंग स्टेज एंड मोर ओवर दिस स्टेज विल गिव टू द कम्युनिटी। और ये जो स्टेज होगी जहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है वो प्रोलेटेट की आ चुकी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वर्कर्स के हाथ में आ चुके हैं। ये जो लोग होंगे वो इस चीज के लिए काम करेंगे और एक न्यू सिस्टम जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वो होगा कम्युनिज्म। और इसकी वजह से मतलब कि जो प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो वर्कर्स के हाथ में चली गई है। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि एक न्यू कम्युनिज्म जैसा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश होगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि एक न्यू एगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाएंगे, ना कि इंडिविजुअलिस्ट के द्वारा। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो वैनिश कर जाएंगी और एक कंप्लीट एगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी हमें नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हमें नहीं देखने को मिला, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और यहाँ पे स्टेट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट जो होगी वो विदर अवे हो जाएगी, मतलब वाइनिश हो जाएगी और एक आइडियल सोसाइटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। एंड कम्युनिज्म जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो मैंने एवरी एपॉक ऑफ आइडिया रूलिंग क्लास हैज बीन द रूलिंग आइडिया। सो यहाँ पे जो रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस है उसको मैंने डिस्कस किया था। मतलब कि जो रूलिंग आइडियोलॉजी है वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। वो ये कहती है कि जो आपका अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, ये आपके पिछले जन्मों के कर्म है। तो रूलिंग आइडियोलॉजी इट हैज बीन एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिलीजन। इट हैज मेड पीपल टू फॉरगेट अबाउट देयर एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड रिलीजन बिकम द ओपिएट ऑफ मासेस। तो रिलीजन क्या करता है कि लोगों को उनकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको वो फॉरगेट करने की कोशिश करता है कि आप इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जो पिछले कर्म थे वो ऐसे ही थे, दैट्स वाई आपको ये सजा मिल रही है। तो रिलीजन जो है वो डिटैच कर देता है मैन को एग्जिस्टिंग रियलिटी से और ये फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्रिएट करता है। रूलिंग क्लास, रिलीजन, डिटैच मैन फ्रॉम रियलिटी, क्रिएट फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो ये एक शॉर्ट नोट है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। तो उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।